आज हम क्लास 10th के मैथ के अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला है फास्ट ट्रैक अनसॉल्व पेपर 2022 तक के सभी नोट्स कक्षा 10। इसमें 2019 की भी 2020 के भी हैं और 2022 के भी, क्योंकि 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था। इसका हम जो पहला वाला सेट है यहाँ पे, ये सेट नंबर 1 822 AB, इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। इसी तरह से कर करके मैं ये पूरा का पूरा कंप्लीट अनसॉल्व करवा दूंगा, ठीक, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग देखा जाए तो अनसॉल्व के इर्द गिर्द ही आते हैं। टाइप यही रहता है मैथमेटिक्स में, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही आ जाते हैं, लेकिन टाइप यही रहता है, बस नंबर इधर उधर चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 100 में से 95 प्लस नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ठीक। 5 नंबर हो जाता है कभी काल, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आप ना कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आप पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो भी आपका हो जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अनसॉल्व। जितने भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपको नीचे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आया, हालांकि देखिए अभी वाला पैटर्न चेंज है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, लेकिन इसमें जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो उससे मतलब नहीं है कि 20 नंबर का है 25 नंबर का है, करना वही रहेगा, बिना लगाए तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो पहला दिया है, दी गई संख्याओं के अभाज्य संख्या होगी। कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे पहला है 0, दूसरा 1 है, फिर 2 है, फिर 8 है। इसमें अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और नंबर से कट जाता है तो भाज्य संख्या है। देखिए 0 ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य होता है। एक से कटेगा, खुद से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे एक को भी हम ना तो भाज्य में कंसीडर करते हैं ना तो अभाज्य। इसको याद कीजिएगा, 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। 2 की बात करें तो 2 1 से भी कटेगा और 2 खुद से भी कट जाएगा, यानी इसके 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 8 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा। देखिए 2 से अधिक है कि नहीं, कोई भी नंबर हो या तो 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। उसके अलावा किसी से कटा तो भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी वो कट जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आप समझ पा रहे होंगे सारी चीजें, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन 2। दूसरा है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। इक्वेशन दे रखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तिकर। इसका विविक्तिकर देखिए, आप श्रीधराचार्य वाला फार्मूला पढ़े होंगे। विविक्तिकर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 से। यानी अगर इसको हम निकालेंगे तो इसका मान देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो इसका मतलब कि बराबर होना चाहिए, इसी में से ये निकाल देंगे तो इधर बड़े का मुंह यानी ये बड़ा। इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के बराबर। इसका मतलब क्या, या तो 0 आ जाए या 0 से ऊपर 1 2 3, निगेटिव में कभी भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका हल नहीं होगा। b² 4ac क्या होता है? देखिए जैसे ये सवाल है आपका, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये ax प्लस by प्लस c के टर्म में होता है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर के टर्म में लिखें ax² प्लस bx प्लस c, तो x² का गुणांक a होता है तो a की जगह रख देंगे, x का गुणांक b होता है तो b की जगह रख देंगे, और c जो होता है वो ऑलरेडी अचर पद होता है तो हम अचर पद की जगह लिख देंगे। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 3 यहाँ भाग में, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पोर्शनों में होगा, तो 3 से 3 में होगा, 3 3 9 x², फिर 3 से माइनस 2 x में होगा तो माइनस का 3 दूनी 6x, अब प्लस का यहाँ पे क्या है 1, और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि इससे इसमें गुणा हुआ है, फिर बटे में 3 बचेगा, बराबर क्या है 0। 9x² माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल टू, ये 3 भाग में इधर गुणे में जाएगा, तो 0 के साथ 3 से गुणा होगा तो 3 शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इस रूप का है कि नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, a क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक 9 है, यानी हम a बराबर डिसाइड कर लेंगे 9। b बराबर क्या है, x का गुणांक b होता है, देखिए x का गुणांक b, तो b क्या है 6 है, लेकिन माइनस का 6 तो b बराबर -6। c अचर पद होता है तो अचर पद कितना हमारा 1 है। a b c का मान पता चल गया, हम इसमें रख के देख सकते हैं। तो b²
यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो बी कितना है -6, तो -6 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू ए है और ए का मान कितना है 9 है, इंटू सी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए 4 9 36, 1 के 36, यहाँ भी कितना आ गया 36, 36 में से 36 घटाएंगे तो क्या आया 0, यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या है 0 है। ये हमारा विविक्तकर है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है विविक्तकर होगा 3 2 1 0, ऑप्शन नंबर 4 है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे क्या गया 0, ये हमारा विविक्तकर होता है। ठीक, हालांकि 1 नंबर में है, इतना लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली देख सकते थे मल्टीप्लाई करके, लेकिन आप लगा लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि सवाल पे ये नहीं लिखा होता है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लंदी में आएगा, 2 नंबर 3 नंबर किस में पूछ लेगा, ये किसी सवाल पे लिखा नहीं होता। ठीक, तो इसको इरेज करके आगे बढ़ जाए। चलिए गा वाला देखते हैं। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन यहीं से चल रहे हैं। ठीक, ये गा वाला आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। गा वाला दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4, सॉरी 3/5 है, साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक, अगर ये दिया है तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए, साइन कॉस की अगर हम बात करें, देखिए साइन कॉस टैन, फिर बटे में क्या होता है कॉट सेक कॉसेक, आपको पता होगा LAL लाल बटे कक्का। इसको मैं 2 तरीके से हल करना बताऊंगा। ठीक, साइन थीटा बराबर ये है, अगर हम यहाँ पे देखें साइन ए बराबर दिया है 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन पूछा है तो ऊपर से नीचे चलेंगे, लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे L से क्या होता है लंब बटे कर्ण दे रखा है, तो हम इसके लिए त्रिभुज बनाएंगे। अभी त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं ABC, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे थीटा की जगह A है तो थीटा हमेशा A पे ही होगा, चाहे जहां थीटा चला जाए। ठीक, अब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, दिमाग पर रखना, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो थीटा के सामने ये है तो ये हो जाएगा क्या लंब, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर ले, आप A को यहां रख दीजिए, C को यहां रख दीजिए ABC, तो थीटा यहाँ है तो थीटा कहाँ होगा यहाँ होगा, तो अब थीटा यहाँ हो गया तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो दिमाग में ये रखिए थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है कर्ण होती है, और जो बच गया वो क्या होगा आधार। तो लंब क्या है 3 है, तो लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण 5 है, कर्ण क्या हो जाएगा 5, हम कह सकते हैं ये 4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें क्या निकालना, आधार निकालना है, तो जब आधार निकालना है तो आधार को अकेला करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है कर्ण का वर्ग, ये लंब का वर्ग इधर आएगा तो माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस लंब का वर्ग, लंब 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 बराबर क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 बराबर आधार का वर्ग। हमें आधार का वर्ग थोड़ी चाहिए, केवल आधार चाहिए, तो 16, ये वर्ग का उल्टा क्या हो जाता है वर्गमूल। 16 को हम वर्गमूल से बाहर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 बराबर आधार, यानी हमारा आधार क्या मिल गया 4। हमने पहले ही कहा था ये 3 4 5 के कंसेप्ट में होता है। अब हमें सारी चीजें प्राप्त हो गई, हमें ज्ञात क्या करना है cos a। अब बताइए अगर हम cos a निकालेंगे तो cos a यानी थीटा a पे होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos लेंगे तो ऊपर से नीचे आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो बराबर आधार कितना है, देखो थीटा a पे होगा तो a यहाँ होगा तो लंब यही होगा, तो आधार ये होगा, आधार कितना है 4 बटे में कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आ जाएगा आंसर cos a का, और 4/5 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक, तो ये तो एक हो गया सिंपल मेथड, अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो। इसका दूसरा तरीका हम देखते हैं, फार्मूले से डायरेक्ट आएगा। ठीक, तो इसको मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं दूसरा तरीका।
दूसरा तरीका देखते हैं क्या होता है। साइन है, अगर हमें याद हो त्रिकोणमिति में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, हमें क्या निकाल, साइन थीटा दिया है, हमें कॉस थीटा निकालना है। तो अगर हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को रोकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर तो 1 है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए साइन ए का मान दिया है कितना, 3/5, तो 3/5, अब इसका स्क्वायर होने की वजह से इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3 कवर करेंगे, 3 3 9 और 5 कवर करेंगे तो 5 25। कॉस स्क्वायर ए बराबर देखिए 25 1 के 25 और 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 और बटे में फिर क्या बच जाएगा 25। हमें कॉस स्क्वायर ए थोड़ी चाहिए, केवल कॉस ए चाहिए, वही तो चाहिए ना कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए बराबर इधर 16 बटे में 25, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कॉस ए बराबर 16 का कितना होता है 4 और 25 का 5, यानी 4/5। वहां से भी आंसर यही आया था, यहाँ से भी आंसर यही आएगा। तो दोनों तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। मैं देखिए डीप पढ़ाता हूँ, डीप ही पढ़ाऊंगा। ठीक, बेहतर होगा कि आप रुक के अच्छे से वीडियो को देख के समझते चलिए। ठीक है, क्योंकि दोबारा 10th 12 नहीं आएगा, यहीं पे समझ जाएंगे तो अगला सेट जो होगा, जैसे सेकंड सेट में सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आसानी से आप बना ले जाएंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। दिया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो दे रखा है वो 4:9 है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन जो एक फार्मूला होता है आप उसको नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, त्रिभुज के लिए मैं त्रिभुज बना दे रहा हूं, त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है तो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की होता है। ठीक, तो यहां पे जो दे रखा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है 4/9। अच्छा, त्रिभुज की भुजा पूछा है तो त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का वर्ग, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का वर्ग। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, इसका नाम हमने ABC ले लिया समझने के लिए है, दूसरों को PQR ले लिया। इसने कहा कि इसका 4 है इसका 9 है, जो क्षेत्रफल आया है इसका 4:9 का अनुपात आया है क्षेत्रफल। ठीक, तो इसकी संगत भुजा, जैसे ये इसके संगत होती है, ये वाला इसके संगत होती है, ये वाला इसके संगत होती है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो संगत भुजाएं क्या हो गई हमारी, AB और PQ के अनुपात, तो AB बटे PQ का अनुपात का मतलब बटा का वर्ग बराबर होता है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल 4:9 का है। तो जो फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, वो त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमें भुजा ही तो निकालनी है, तो AB बटे PQ बराबर 4/9, ये वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो AB बटे PQ यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 2/3 को हम 2 अनुपात 3 में लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला 2:3। ठीक, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, बाकी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन का PDF भी बना के आपके पास भेज दूंगा। ठीक, अंगा आला है 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है।
इसका समांतर माध्य है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताओ। देखिए समांतर माध्य इन सबका है x का मान। जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जो ना आप समझ पाए मैं बोल रहा हूं उसको सुनते चलिए। सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो जो समांतर माध्य हम निकालेंगे, देखिए समांतर माध्य दे रखा है 5 है, तो इसकी जगह हमने 5 रख दिया। सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण यही तो है, इनका योग कर देंगे तो ये क्या होगा 3 + 4 + 6 प्लस इसी में x भी तो है, बटे में प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4, टोटल 4 प्रेक्षण है कि नहीं, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 4 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर भाग में इधर गुणा में, 4 पंचे 20, 20 बराबर इनको जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, 13 प्लस का ये हो जाएगा x। ठीक, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू इधर 20 है, ये 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 होगा, 20 में से 13 घटाएंगे तो 7, 7 बराबर x। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। तो x का मान 7। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या रखने पर 4 से भाग करने पर 5 आएगा, तो 7 रखेंगे तभी तो कटेंगे, क्योंकि 6 4 10 13, 13 7 रखेंगे तो 20 होगा, तभी तो 5 में भाग करेंगे, 20 4 से 5, 4 से 20 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा। तो आप सिंपली ऐसे लगा सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ऑब्जेक्टिव वाला। दिया है दो बिंदुओं, एक बिंदु मान लेते हैं ए है, इसके निर्देशांक 2, 3 है, और एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु बी है, इसके जो निर्देशांक हैं वो 4, 1 है, के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो हम दूरी फार्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है जिसके बीच निकालना है। जब इसके कोऑर्डिनेट को मानते हैं तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। पहले x1 मान लेंगे और इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 y1 x2 y2, इसी पर रख दीजिए। अंडर रूट ब्रैकेट में x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मतलब मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल सी बात है। उसके पहले में से इसका पहला, फिर उसके दूसरे में से इसका दूसरा। देखिए इसके पहले में से इसका पहला घटा दो, फिर इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा दो और वर्ग कर दो। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और -2 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस का 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और माइनस का वर्ग यानी माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 4 कितने हो गए 8, वो भी रूट का 8। अब इस रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बचा क्या रूट में 2, तो 2 रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा इनके बीच की दूरी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका खंड ए के सभी खंड करना था, तो हो गया है। अब हमको सेकंड देखेंगे, एक एक नंबर के लिए भी लेकिन सॉल्व करके लगाना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सभी खंड करने हैं। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। पहला है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन नीचे वैसे दिख रहा होगा, लगा दिया है हमने। पहला यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया है x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है। देखिए जो मूल होता है वो x के बराबर आता है, तो मूल जो दिया है वो x, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मूल को ब्रैकेट में x कहते हैं, बराबर 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान ज्ञात, यानी इसमें एक मूल जो आएगा x के बराबर वो 3 है और k का मान निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, मूल अगर 3 है तो x के बराबर होता है, तो हम इसमें रख सकते हैं x के बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 3 रखने
ऊपर, तो यहाँ x है तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग माइनस 2 के अगुड़े में x है तो x का मान कितना है 3, माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 का वर्ग होगा 9, माइनस इससे इसमें गुणा होगा, देखिए माइनस 2 से 3 में करेंगे 6, माइनस 6 से माइनस 6 में होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के। बात समझ में आ रही है? देखिए माइनस 2 के से माइनस 6 में, ये सब एक सेकंड सॉरी, ये गुणा नहीं है, ये गुणा नहीं, ये इतना ही है सिर्फ, चलिए ये मिस्टेक हो गई। 3 का वर्ग 9 और माइनस 2 से 3 में करेंगे 2 3 6 के, और यहाँ क्या है माइनस का 6 बराबर 0। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे क्योंकि इसके साथ के है, इसको तो घटा नहीं सकते, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, और माइनस का क्या बचेगा 6 के बराबर 0। तो 3 इक्वल टू 6 के माइनस का अगर उस साइड भेज देंगे तो प्लस का 6 के हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 3 तो है, ये 6 इसके साथ गुणे में तो 6 भाग में आ जाएगा, काट देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 बराबर किसके आ जाएगा के का मान क्या है 1/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में क्वेश्चन और है, बगल में देख लेते हैं। दिया है 2 tan 30 अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको tan का मान ज्ञात होना चाहिए, तो आप याद रखिए tan के 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है और 90 डिग्री का मान अनंत होता है, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, जो 30 डिग्री का मान होता है आप ऐसे लिख लीजिए 1/√3, ये 30 डिग्री का मान है। अगर आप नीचे वाला तोप देते हैं तो ये 45 डिग्री का मान हो जाता है, ऊपर वाला ढक देते हैं तो जो दिख रहा है वो 60 डिग्री का मान हो जाता है, ठीक। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th के मैथ के, वहां पे मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा रखा है। फिर भी नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। इसको देखते हैं, 2 इंटू tan 30 है तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, आपको tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। बटे में आ जाइए 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखते हैं, ये 2 से 1 में गुणा होगा तो ये 2/√3 आएगा, और नीचे क्या आएगा 1 तो है ही, 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटे में √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग करने का मतलब √3 गुणे √3, इसका इसमें करेंगे तो √9 आ जाएगा, √9 को बाहर निकालो कितना आएगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर 2/√3 है, ये 3 1 के 3 गुणा होता है प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक। अब समझिए बचा क्या हमारे पास है 2/√3/4/3। एक कंसेप्ट होता है एक तो आप बाहर का गुणा बाहर कर लीजिए, अंदर का गुणा अंदर कर लीजिए, या फिर आप एक के अंतर पे काट सकते हैं। जैसे इससे काटना चाहते हैं तो इसको छोड़ के इसको काट सकते हैं, इससे काटना चाहते हैं तो इसको छोड़ के इसको काट सकते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 होगा। कोई भी नंबर अगर अकेला है तो हम उसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर √3 गुणे √3 होता है तो हम 3 लिखते हैं, तो क्या हम इस 3 को 2 बार √3 नहीं लिख सकते हैं? तो इस 3 को हम √3 गुणे √3 तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए 1 के अंतर पर इस √3 से इसका अंतर वाला 1 √3 कट गया। अब क्या करेंगे, बीच का गुणा बीच में हो जाता है, बाहर का गुणा बाहर, नीचे बचा है √3 ऊपर बचा है 1 तो आ जाएगा √3। अब बीच में यहाँ 2 बचा है, यहाँ पे कट के 1 बचा है तो 2 1 के 2, तो √3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका गा वाला देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल इतना तथा इतना है, संगत भुजा का अनुपात,
यहाँ पे लिख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के, अभी एक क्वेश्चन मिला था इसके पहले, त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या वर्ग के समानुपाती, बराबर को ही समानुपाती बोला जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात निकालेंगे तो हमें पता है संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर होता है किसके, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात। इसका अनुपात कितना है, 169/225। बस समझना है, संगत भुजा का अनुपात जो होता है उसका वर्ग उन्हीं दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दिया उनके अनुपात के वर्ग के उसके अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात जब निकालेंगे, संगत भुजा का अनुपात, जब भी ऐसा करें तो इनका रूट ले लीजिए, हो जाता है। ये वर्ग का उल्टा वर्गमूल, 169 किसका होता है, 13 3 169, और 25 किस, 225, 15 15 225, तो 15 का हो जाएगा। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है कितना आ गया, 13/15। ये हमारा आंसर है, ठीक। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे, क्षेत्रफल का अनुपात दे और भुजाओं का अनुपात पूछ ले, तो जो क्षेत्रफल दिया है ना उसी को अनुपात का मतलब बटे, इतने बटे इतना रख के उसका वर्गमूल निकाल लो, आ जाएगा। चलिए घा वाला देखते हैं। बारह व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। 12 व्यक्तियों के भार, ये घा वाला है किसका, दूसरे का। 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, देखिए कुल संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या 12 है और समांतर माध्य जो दे रखा है वो है 45.5 किलोग्राम। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भारों का योगफल हमें निकालना है क्या, भारों का योगफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हमने बताया था कि फार्मूला समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो हम यही से निकाल लेंगे ना समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य दे रखा कितना, 45.5, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, हमें यही तो निकालना है, भारों का योग, तो प्रेक्षण भार में दिया है तो भारों का योग, भारों का योगफल बटे में है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। अब बताइए जब हम भारों का योग निकालेंगे तो 12 भाग में इधर गुणे में आएगा, तो भारों का योगफल या योग बराबर 45.5 इधर है, ये 12 गुणे भाग में है तो गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। इनका गुणा कर देंगे जो आएगा हमारा आंसर। देखिए 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 पंचे 60 और हासिल 6 66, फिर हासिल 6, 12 चौके 48, 48 6 54, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हट जाएगा, आएगा कितना 546। यानी कुल 12 प्रेक्षणों को जब हम जोड़ेंगे तो 546 आ जाएगा, ठीक। ये आपका सेकंड भी खत्म है। अब हम बढ़ते हैं खंड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी सभी खंड करने हैं, 4 क्वेश्चन इसमें है, ये सब 2-2 नंबर का है और बाकी ये सब 1-1 नंबर के लिए थे, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरे का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का मासा निकालना है, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, 96 किस किस से कटेगा और 404 किस किस से कटेगा, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं अलग पहले करके। 200 काटेंगे 48 बार जाएगा,
ये सब तो आपको आता ही होगा काटना, अभी 10th में पहुंच गए हो तब तो काट ही ले जाओगे। काट लिया हमने, जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे ही 404 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 101, 101 से ही कट जाएगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो 2 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 96 को हम 2 की घाते 5 और गुणे 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 इसे 5 बार लिख लो। 404 क्या है, 2 बार आया है, तो 2 की घाते 2 और बचा क्या 101। ठीक, आप एक तो ये लिख सकते हैं। अब बात समझिए, इसमें हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो जो LCM होता है और HCF होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समानुपात बड़े से बड़ा। दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा कॉमन हो, 3 इसमें है, इसमें नहीं, 101 इसमें, इसमें नहीं है। ठीक, बचा क्या, 2 की घाते 2, 2 की घाते 5 इसमें, इसमें तो है नहीं, इसमें 2 की घाते 2 है तो 2 की घाते 2 इसमें है कि नहीं, क्योंकि 2 की घाते 5 तक है इसमें, तो 2 की घाते 2 इसमें आ जाएगा, तो 2 की घाते 2 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 2 की घाते 2 का मतलब क्या, 4, मासा आपका 4 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो वो लिया जाता है। दोनों में कौन है, 2 की घाते 5, 2 घाते 5, 2 की घाते 5 आ जाएगा, और गुणे में बचा क्या 3 और गुणे में 101, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आपका एलसीएम होगा और ये आपका एचसीएम। 2 की घाते 5 कर लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, फिर गुणे 3 कर देना, फिर गुणे 101 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अभी भी ना समझ में आओ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ डीप में। 2 की घाते 5 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, और आगे क्या है गुणे 3। इसकी बात करें तो 2 गुणे 2 और गुणे क्या है 101। दोनों में क्या क्या कॉमन, देखो 2 2 कॉमन है, तो 1 2 ये निकल जाएगा, 1 2 ये निकल जाएगा, 2 दूनी 4 ये मासा हो जाएगा। जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं, इसको एक बार लिख दी, इसको एक बार लिख दी, बाकी जो अलग अलग है पूरा लिख लो। देखो ये तीनों है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 101, तो 1 2 3 4 5, 2 की 2 5 बार है, तो 2 की घाते 5 और गुणे 3 और गुणे 101, वही चीज तो हम यहाँ लाए थे। तो आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। ठीक, या भाज्य गुणनखंड द्वारा लासा और मासा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चले बढ़ते हैं इसके खा की तरफ, तीसरे का खा। मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूं जिसका भी है। ठीक, तीसरे का खा। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और के किस मान के लिए, यानी हमें के बराबर पूछा है। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब ये होता है कि ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे तभी तो अनेक हल होगा। तो ऐसी कंडीशन में a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, और ये बराबर होता है c1 अपान c2 के। ठीक, तो यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे a क्या होता है, x का गुणांक, देखिए ax होता है प्लस by होता है प्लस c, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। ठीक, तो अगर हम इस समीकरण के हिसाब से देखें तो इसके लिए a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर k हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक a होता है, फिर b1 3 हो जाएगा, फिर c1 ये पूरी वैल्यू हो जाएगी क्या, माइनस के साथ है तो माइनस का k माइनस 3। अब नीचे भी इसमें भी होगा, इस वाले में भी तो ABC होगा, ए बी सी, तो A1 इसको मान लेते, इसको A2 मान लेंगे, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A2 बराबर 12, B2 बराबर y का गुणांक k और C2 बराबर अचर पद माइनस का k है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब हमको पता चल गया है। अब हम इस पे मान रख के लगा लेंगे A1 बटे A2। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेंगे, लिखेंगे क्या, अगर अपरिमित रूप से अनेक
हल है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। तो ये हो जाएगा। तो रखेंगे A1 क्या है K/A2 क्या है 12 बराबर B1 क्या है 3/B2 क्या है K बराबर C1 क्या है -K-3 क्या है माइनस का K। हमें ओनली K का मान निकालना है। आप इस देखो सब आपस में बराबर है, आप इसको इसके बराबर इसको इसके बराबर रख सकते हैं, इसको आप इसके बराबर इसको इसके बराबर रख सकते हैं, इसको आप इसके इसके किसी के भी बराबर रख सकते हैं। तो हम इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। इन दोनों को लेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K से K में होगा तो K स्क्वायर और 12×3 = 36। तो हमें केवल K चाहिए 36, ये वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो K का मान 36 किसका वर्गमूल है 6 का। K की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी K का मान जो होगा वो 6 होगा। 6 मान के लिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जहां ना के वहां 6 रख देंगे तो ये सभी जो हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालेंगे सब बराबर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गा। तीसरे का गा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कौन किसका है। कह रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज हमको बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका नाम ABC है। ABC कहा है कोण C समकोण, इसलिए C पे ही 90 डिग्री दिखाएंगे। ठीक, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। हमें ये दिखाना है कि AB कौन है, ये वाली, ये जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग 2AC इसके बराबर है। और इसके पहले इसने क्या कहा है कि समद्विबाहु, और समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर। देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा होती किसी के बराबर तो होगा नहीं, तो बचा ये दोनों। जब ये दोनों है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और दिया क्या है, दिया है इसने AC बराबर CB, ये भुजा इसके बराबर है। AC CB आपस में बराबर है क्योंकि समबाहु है, तो सॉरी समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर है। चलिए यहां से निकालते हैं। ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये है कर्ण, ये है आधार, ये है लंब। यहाँ पे थीटा तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक हम लंब को डिसाइड करेंगे। तो कर्ण AB है तो कर्ण का वर्ग हो जाता है AB का वर्ग आधार के वर्ग, आधार क्या है CB, CB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग AC, AC के वर्ग के। अब देखिए हमें AB का स्क्वायर एक तरफ चाहिए था, एक तरफ हो गया है। यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम AC को CB लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, एक तरफ AB चाहिए, एक तरफ AB है, दूसरी तरफ AC चाहिए, दूसरी तरफ AC, यानी AC को हमें नहीं छेड़ना है, ये बदलना है। हम CB को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, CB को AC लिख सकते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर इस CB को क्या लिख देंगे AC, लेकिन स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि हम केवल CB चेंज कर रहे हैं, स्क्वायर थोड़ी चेंज कर रहे हैं। और प्लस में क्या है AC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर वर्ग देखिए AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कितने AC स्क्वायर हो जाएंगे 2AC स्क्वायर। और ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप यहाँ पे जो इसको चेंज किए यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि AC बराबर है CB के, ये आपका आंसर हो गया। इति सिद्धम लिख दो, हेंस प्रूव लिख दो, अतः सिद्ध किया, कुछ भी लिख दो। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। घा की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तीसरे का घा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक बेलन होगा, आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी कितनी है 14 है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दे रखा बेलन की ऊंचाई कितना है 14। अब यहाँ पे एक मिनट समझ लीजिए, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ बेलन की ऊंचाई, मैंने H लिख दिया तो आप समझ जाइए बेलन की ऊंचाई है। अगर मैं हिंदी सब लिखता रहूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मुझे डीप पढ़ाना भी है
अच्छे से समझाना भी है तो समय लगेगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, हिंदी आप लिख लीजिएगा। जैसे मैंने h बराबर 14 लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए h मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है ये, क्योंकि बेलन वाला क्वेश्चन है। तो बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब किनारे वाला, किनारे वाला किस पे होता है, परिधि पे, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, जब इस पे रखते चले जाते हैं हाइट बढ़ती है, हाइट में ये चला जाता है 2 पाई आर एच। तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कहते हैं सी एस ए, बेलन का सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब वक्र, सरफेस मतलब पृष्ठ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो सी एस ए क्या आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान हम क्या रखते हैं 22/7 रखते हैं, गुणे आर हमारे पास 4 है और गुणे एच हमारे पास कितना है 14, आर और 14 दिया है। देखिए 7 1 के साथ 7 दूनी 14, इन सबका आप गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 3 35, 352 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तीसरा भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, चौथे का का, इसमें भी सभी खंड करना है, ये भी 2-2 नंबर का है। दिया है मासा, देखिए छोटा सा सवाल है, दिया है मासा 306 कामा 657 बराबर 9, तो लासा 306 कामा 657 का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं 306 और 657, इन दोनों का मासा 9 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा क्या होगा, यानी 306 657 का मासा दे रखा है तो लासा क्या होगा। हमें फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे यही से काट देंगे, देखिए ये वाला गुणे में है तो यहाँ नीचे भाग में आएगा कि नहीं आएगा, तो 306 गुणे 657, 9 गुणे में तो 9 आ जाएगा, भाग में इधर बचेगा एलसीएम। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट सकते थे, देखिए 9 तिरिक 27, 3 30 36, 9 चौके 36, आ गया क्या 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब आप 34 में 657 से गुणा कर सकते हैं, गुणा कर लीजिएगा एलसीएम। अभी मैं करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो लंबा होगा। ठीक, अब आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 34 में 657 से गुणा कर ले जाओ, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। खा कह रहा यदि इफ sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a न्यून कोण है। 3a न्यून कोण का मतलब क्या, इसका मान हमेशा क्या होगा 90 से छोटा होगा, 90 बड़ा होगा 3a से। न्यून कोण का मतलब ये सब कहने के लिए होता है, वो सब ऑलरेडी रहता है, ए का मान हमें निकालना है। जो साइड में देता है ना न्यून कोण है ये है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, वो ऑलरेडी हो जाता है सवाल लगाने पे। ए का मान निकालना है, सवाल में यही है। यहाँ पे जो ए दिख रहा है इसका मान देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा है तो हम cos 90 माइनस थीटा कर देते हैं, यानी इधर जो a है ना यही थीटा यहाँ हो जाता है, बाकी इतना लिख देते हैं। ये फार्मूला है आपका। तो यहाँ पे साइन 3 है तो थीटा क्या है 3 है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, जो यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर इधर क्या है cos a माइनस 26, इधर भी क्या इधर भी कास कट जाएगा, cos से cos बचा क्या इधर 90 माइनस 3a बराबर उधर a माइनस 26 बचा है। माइनस का 26 इस साइड लेके आएंगे, प्लस का 26 हो जाएगा। इधर a है ये 3a उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस का 3a हो जाएगा। 3a और a के मिलके 4a बनाएंगे और 90 और 26 में जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा।
हमें a का मान चाहिए, तो a इक्वल टू 116 है, ये 4 गुणे में है तो 4 यहाँ भाग में आ जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 4 3 12 ज्यादा होगा, तो 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29 बार जाएगा, तो 29 बराबर a। तो a का मान कितना आ गया 29, और ये हमको निकालना था। चौथे का खा हो गया, चौथे का गा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये है जमीन, यहाँ पे एक दीवार खड़ी है, ठीक, और भूमि के एक बिंदु से कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी कैसे लगाते हैं, ऐसे तिरछा करके लगाते हैं, तो एक सीढ़ी ऐसे लगा दिया गया, ये दीवार है, यहाँ जमीन से लगा दिया गया। सीढ़ी कितनी है 10 मीटर लंबी है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक, मान लो एक खिड़की है, इस खिड़की पे लगा दिया, खिड़की की ऊंचाई क्या है 8 मीटर, तो हम इसका नाम रख ले ABC। अब बताइए खिड़की हो या दीवार हो, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बना के खड़ा किया जाता है, ऐसा थोड़ी लटका के दीवार खड़ा किया जाएगा। क्या दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार का आधार कौन है B है, और सीढ़ी का निचला सिरा कौन है C है, इनके बीच की दूरी यानी हमें CB निकालना है। अगर CB को हम ध्यान से देखें, ये आधार है, तो हमें क्या निकालना है आधार। हम आ जाएंगे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है, देखिए 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है सबसे बड़ी AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी CB प्लस लंब का वर्ग यानी AB। लंब क्या है AB का वर्ग मान रखते चले जाइए। AC का मान कितना है 10, तो 10 दहा में 100 बराबर CB का मान नहीं पता है, तो CB स्क्वायर रखिए प्लस AB का मान 8 8 64, क्योंकि AB की जगह 8 रखेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। हमें CB स्क्वायर निकालना है, CB स्क्वायर बराबर इधर 100 है, ये 64 प्लस का इधर आएगा क्या होगा माइनस का 64। 100 में से 64 निकालेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 36 बचेगा बराबर इधर क्या है CB का स्क्वायर। हमें CB केवल चाहिए ना, CB का स्क्वायर थोड़ी चाहिए। तो जब CB निकालेंगे तो इधर 36, ये वर्ग का उल्टा क्या हो जाता है वर्गमूल। 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। अगर वर्गमूल नहीं निकालना आता तो उसको भी बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा, बता ही देता हूँ समझो। 200 काटिए, 2 से सबसे छोटी संख्या, 2 के 2 8 16, एक बचेगा 16, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 1 3, जोड़ा लगा दीजिए, जोड़े में से एक बाहर 3 कर लीजिए, इसके जोड़े में से एक बाहर 2 कर लीजिए, 3 दूनी 6, ये हो जाता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सिरे की लंबाई 6 दिया है सब मीटर में, तो 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक, नोट कीजिए। चौथे का लास्ट वाला है घा, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना बने, क्योंकि पूरा का पूरा मॉडल पेपर अब अपने दिमाग से आप सोचिए, आप 3 घंटे में बैठ के ये पेपर करते हैं, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पूरा पेपर करने के लिए, तो यहाँ तो पढ़ाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, तो वीडियो 3 घंटे से भी ज्यादा बन जाएगा। लेकिन प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कम से कम समय में आपको ऑथेंटिक चीजें दी जाए। मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 घंटे से कम तो नहीं लगने वाला। अगर आपको पढ़ना है तो इतना करना पड़ेगा। घा वाला देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। हमने एक रेखाखंड खींच लिया और 5.8 सेंटीमीटर का है, 5.8 सेंटीमीटर, इसका नाम हम AB रख लेते हैं, AB। इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। किस अनुपात में करना है 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। जब भी ऐसा सवाल मिले, रचना से है हमेशा आता है, तो आप अनुपातों को जोड़ लीजिए। 4 और 3 कितना हुआ 7। ए से या बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, न्यून कोण बनाती हुई ए डैश, इसका नाम न्यून कोण का मतलब क्या 90 डिग्री होता तो सीधा आता, तो इस रेखा के साथ न्यून कोण का मतलब 90 से कम। टोटल रेशियो कितना है 4 और 3 मिलकर 7। 7 बराबर भागों में काटेंगे, गोला पर काट लीजिए, यहाँ पे रखिए 7, फिर यहाँ पे रखिए, फिर काटिए, फिर यहाँ पे रखिए, फिर ऐसे 7 बराबर भागों में आपको क्या करना है काट देना है। ठीक, कोई भी माप का सोचना नहीं किस माप के लिए, कोई भी माप ऐसे लीजिए और 7 बराबर भागों में काट दीजिए। ठीक, काटने के बाद ए की सीरीज में है तो इसका नाम रख दीजिए A1,
इसको रख दीजिए A2, A3, A4, A5, A6 और ये 7। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले को हमेशा मिला दिया जाता है। A7 से B को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। A7 से हमने B को मिला दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें 4:3 में काटना है, तो हम 4 कहाँ है, पहले 4 ये है ना, 4 वाला A4, यहीं से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी, किसके समांतर, A7 और B के समांतर। तो ऐसे लाइन के लिए हम क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे, यहाँ पे रखिए नोक और ऐसे एक चाप लगाइए, ऐसे कोई भी माप ले लीजिए, यहाँ पे रखिए चाप लगाइए, लगा लिया, वही बदलना नहीं है। आ जाइए A4 पे, इस पॉइंट पे रख के इस रेखा से ऐसे चाप लगाइए, लग जाएगा ऐसे करके। अब आपने जो चाप लगाया उसकी लंबाई नापिए गोला प्रकार को, यहाँ पे रखिए इस पॉइंट पे नोक और पेन की नोक इस पॉइंट पे, ऐसे गोला प्रकार को रख के नाप लीजिए। जितना आया है इस पॉइंट पे रख के ऐसे काट कर देंगे, नोक इस पॉइंट पे रखेंगे, वही नाप का यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। जहां से कटेगा पटरी ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हुए एक रेखा ऐसे खींचेंगे सीधा, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक। अब ये जो लाइन जाएगी ये पैरेलल जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर। अगर देखा जाए तो नजदीक B के बगल में, तो इसको हम क्या दे देंगे, B डैश। अब यही B डैश रेखा A और B रेखा को 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगी। ये पूरा 3 हो जाएगा, ये पूरा 4 अनुपात हो जाएगा। बस इतना करना है। लेकिन इसके लिए आपको रचना भी करना पड़ेगा, तो रचना मैं बता देता हूं क्या करना है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। सर्वप्रथम 5.8 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड AB खींचा, फिर बिंदु A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AA डैश खींचा। बिंदु A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AA डैश खींचा। AA डैश रेखा को 7 बराबर भागों में विभाजित किया, ऐसे लिखना अगला स्टेप। AA रेखा को 7 बराबर भागों में विभाजित किया, जो क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 है। कितना हो गया? अब आप लिखेंगे A7 से B को मिलाया, A7 से B को मिलाया, ठीक। अभी चाप नहीं लिखना है, अब आपको लिखना क्या है, देखिए A7 B के समांतर, A7 B के समांतर एक रेखा A4 B डैश खींचा। फिर से सुनिए, A7 और B के समांतर, यानी इस रेखा के समांतर A4 B डैश रेखा खींचा। ये B डैश बिंदु ही A और B को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि AB बटे ऐसे, AB बटे ये B डैश है ना, AB डैश B डैश B डैश B, देखिए A B डैश यानी A B डैश बटे में B डैश B, B डैश B बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि ये 4 है और वो 3 है। ये हमारा आंसर है, ठीक। ये भी आपका खत्म है चौथा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोट कर लीजिए इसको। जैसे मैंने रचना बताया ना, आप वीडियो को रोक रोक के वैसे ही लिख डालिएगा, सुन सुन के, ठीक। स्लो कर लीजिएगा स्पीड इसकी। 5 4 तो हो गया ना, हाँ 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए आवाज में थोड़ी सी गनक होगी, क्योंकि मैं कोचिंग में ही हूँ, ऑलरेडी मैं कोचिंग में ही हूँ, और यहाँ पे पूरा प्लास्टर है, तो जाहिर सी बात है मैं घास हो तो वो लगवा नहीं सकता दीवार वाला की एब्जॉर्ब करे। थोड़ी सी गनक रहेगी आवाज में, क्योंकि वॉइस टकरा के इधर उधर से फिर यही पे आ जाता है, इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सभी खंड करना है 5वें का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो। देखो पहली संख्या हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। अब बात समझिए, इसने क्या कहा है कि दो संख्याओं जिनका योगफल 27 है, एक संख्या हमने मान लिया प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है 27। हमने पहली संख्या x मान ली, तो हमने इसको क्या मान लिया x।
x प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इधर 27 है, ये प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 27 माइनस x, तो ही हमने लिखा है दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक, चलिए आगे देखिए। और गुणनफल 182 हो, देखिए पहली संख्या हमको पता चल गई, दूसरी संख्या पता चल गई, इन दोनों का अगर गुणा कर देते हैं, गुणा कैसे करेंगे, x में गुणा होगा 27 माइनस x से, तो जो हमारा आंसर आएगा इनका गुणा करने पे, कह रहा गुणनफल 182 होगा। भाई पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, कैसे आया हमने बता दिया। अब इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो 182 के बराबर होता है, तो x से 27 में करेंगे तो 27x, फिर x से माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182 आ जाएगा ये। ठीक, कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता, इन सबको हम उस साइड लेके चलते हैं, उधर देखिए माइनस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर होगा, इस 27x उधर जाएगा तो माइनस का 27x होगा, और इस साइड तो अपने आप में प्लस का 182 है ही, इधर बचा क्या 0, देखो सब उधर चले गए, तो 0 को हम यहाँ ना लिख के कहाँ लिख दें, इधर। अब हमें क्या करना है, इनका फैक्टर करना है, 182 से इसमें गुणा करना है, गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे होगा, 182 से x के गुणा को गुणा करेंगे तो 182x स्क्वायर आएगा। अब ऐसी दो संख्या लीजिए कि गुणा करें तो 182 आए, जोड़ने या घटाने पर 27x आए, गुणा करने पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों प्लस हो, अगर दोनों प्लस होगा तो ये माइनस का नहीं आएगा, या तो दोनों माइनस हो, दोनों माइनस होगा तब गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, और जब दोनों माइनस लेंगे तो दोनों माइनस जुड़ के 27 होगा, यानी ऐसी दोनों संख्याएं, दो संख्याएं ऐसी होंगी जिनको जोड़ने पे 27 आ रहा होगा, तो हम 182 का फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2 9 18, 2 1 2 91 में जाएगा, और 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 1 के 7, 2 21 7 3 21, फिर आ जाएगा 13। हम इसको 7 दूनी 14 ले लें और ये 13 ले लें, 13 और 14 20 4 7 20 27 आ जाएगा आराम से। तो हम क्या देखिए, किनारे वाले को हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे हैं वैसे ही। इस माइनस 27x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि माइनस 14 से माइनस 13 में करेंगे तो 182 आ जाएगा प्लस का, और माइनस 14x माइनस 13x से जोड़ेंगे तो माइनस का 27x आएगा। ठीक, अब ये दो भागों में टूट गया है, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस का यहाँ पे 14, जो इस ब्रैकेट में आया है अगले ब्रैकेट में भी सेम आएगा, तो यहाँ पे x होना चाहिए, तो यहाँ से x होना चाहिए केवल, तो माइनस 13 एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया, तो माइनस 13 कॉमन कर लेंगे, बचेगा x, और कोई भी प्लस हो, दो माइनसों के मिलने से प्लस बनता है, तो जब एक माइनस निकाल लेंगे तो माइनस बचेगा, तो माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा माइनस, और 13 से 182 में जाएगा कितनी बार, 14 बार। अब इसमें देखिए x माइनस 14 कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस 13, ये सभी किसके बराबर है, 0 के बराबर होते आए हैं, तो इनको भी हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 इधर जाएगा प्लस का 14, यहाँ से देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान 14 है और x का मान 13, दो मान आ गए हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, 13 और 14 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे x 13 लेते हैं, x का मान, इसको हम मिटा दें, देखिए पहली संख्या क्या माने थे x, और x कितना आया है 14, तो दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x थी, तो x का मान 14 आया था, हम यहाँ 14 लिख देंगे, तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो ये 14 और 13 हो जाएगा। अगर हम 13 रखेंगे तो 13 घटाएंगे तो ये 14, यानी 14 और 13 ही आंसर आने वाला है हर हाल में। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। उस रेखा पर जो अक्षों A और B का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि जो अक्षों A और B का अंतःखंड है, अक्ष क्या होता है, x और y होता है, यानी x पर A काट रहा है, y पर B काट रहा है, उस रेखा
जो अक्षों पर, अक्ष क्या होता है, एक्स और वाई होता है, अक्ष एक्स पर ए तथा अक्ष वाई पर बी काटता है। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। एक्स कह रहा अक्षों, एक्स वाई अक्ष होता है, ए और बी दिया है, तो एक्स अक्ष पे ए काट रहा है, वाई अक्ष पे बी काटता है। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। मूल बिंदु जीरो से ओ जो होता है, यहां लिख देंगे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बराबर पी है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है 1/पी स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। ये इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम ऐसे ही तो बनाते हैं, ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है, ये होता है हमारा मूल बिंदु, ठीक। इसने क्या कहा है, एक्स अक्ष पर ए काटता है, अंतःखंड एक्स अक्ष पे कहां काट रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ये कोई भी बिंदु हो सकता है, ठीक। वाई अक्ष पर बी काटता है, वाई अक्ष पे जो कटान बिंदु को मान लेते हैं कि यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बी। ये बी दूरी दे रखा है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें और इसका नाम हम कैपिटल ए रख लेते हैं, इसका नाम कैपिटल बी रख लेते हैं, क्योंकि अभी त्रिभुज बनेगा ना ए ओ बी। तो यहाँ पे देखिए ये चतुर्थांश होता है, जब कोई ग्राफ काटता है तो यहाँ सब 90-90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री होगा तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा आपको और समझना है, कह रहा है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। मूल बिंदु ओ है, यहां से लंब डाला जाएगा, लंब कहां पड़ेगा, सामने वाली भुजा पर। तो जब लंब पड़ेगा तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको हम मान लेते हैं क्यू, ओ क्यू। और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, पी। कह रहा जो डाला गया लंबाई इसकी पी है, यानी इसका मान पी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम ध्यान से देखें तो अब इसमें तो ये 90 डिग्री रहा नहीं, ये 90 डिग्री रहा, तो इसके 90 डिग्री के हिसाब से ये कर्ण बन गया, ये वाला कर्ण होगा। इसके 90 के हिसाब से इसके सामने की भुजा ये कर्ण बन जाएगी, ठीक। अब इसमें एंगल नहीं पता है, अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे थीटा रख दें, यहाँ बी की जगह क्या मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो माना कोण बी बराबर थीटा है। यहाँ पे हम हल करते हैं, पांचवे का, एक सेकंड, पांचवे का खा है, यहाँ पे मैं खा डाल दूं, ठीक। चलिए जब यहाँ पे हल करेंगे तो हम मान लेते हैं, माना कोण बी बराबर थीटा, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कोण ओ बराबर, अच्छा ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू बराबर 90 माइनस थीटा। अब अगर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यू ओ ए, एंगल क्यू ओ ए बराबर थीटा। अब ये हो जाएगा थीटा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी समझा रहे हैं ये क्यों होगा, परेशान ना होइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ बराबर 90 माइनस थीटा। अब समझिए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में क्या है, कोण Q है, कोण B है, कोण O है। तो क्या हम कोण Q प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री कह सकते हैं। देखिए Q B O, इस त्रिभुज को तीनों कंताकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, ये सबको पता है, ठीक। हमें Q का मान देखो पता है कि ये 90 है, दे रखा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देते हैं 90 प्लस कोण B, B को हमने क्या मान लिया थीटा, तो हमने क्या लिखा, माना B बराबर थीटा, तो इस B की जगह लिख देंगे थीटा
प्लस कोण ओ हमको नहीं पता, तो बराबर क्या हो जाएगा 180। ठीक, तो कोण ओ बराबर निकालेंगे तो इधर 180 है, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 होगा, ये थीटा उधर जाएगा तो माइनस का थीटा होगा, ये ओ है। ठीक, तो एंगल ओ बराबर 180 में से 90 निकालेंगे तो बचेगा 90 और माइनस का क्या हो जाएगा थीटा, तो ओ बराबर 90 माइनस थीटा हुआ। तो हमने ये तो लिखा ओ क्या है, देखो बी ओ क्यू है, तो बी ओ क्यू हमने क्या लिख दिया 90 माइनस थीटा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ कि कैसे लगा है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे थीटा कैसे आया। ठीक, तो मिटाएं इसको। अब ध्यान समझिए, अगर हम इस पूरे बड़े त्रिभुज के ले लें, बड़े वाला, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो इधर वाला कोण ए हो जाएगा, कोण ए, और ए को हम क्या ऐसे ही रहने देते हैं अभी, प्लस ये बड़ा वाला कोण पूरा 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 हो जाएगा, प्लस इधर वाला हमने थीटा मान लिया था तो थीटा, हम इसको बी लिख सकते हैं, या फिर थीटा ही मान लें, समझाना ही तो है आपको। 180 होगा कि नहीं होगा बड़े वाले त्रिभुज में, ये वाला कोण, फिर ये 90 वाला, फिर ये पूरा, तीनों मिला के 180 होंगे। कोण ए हमको नहीं पता है, अगर हम कोण ए निकालेंगे तो कोण ए बराबर 180 उधर है, ये 90 उधर जाएगा माइनस का 90, ये थीटा उधर जाएगा माइनस का थीटा, तो कोण ए बराबर 180 में से 90 निकालेंगे तो 90 और ये माइनस का बच गया थीटा, तो कोण ए बराबर क्या आ गया 90 माइनस थीटा। देखो क्यू ए ओ, क्यू ए ओ, बात इसी की तो हो रही है, ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। अब आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बताने जा रहा हूं कि ये वाला थीटा कैसे आया। ठीक, ये वाला थीटा कैसे आया, चलिए आगे देखते हैं। हम इस छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, छोटे वाले में, इस छोटे में अगर आएंगे तो हम एंगल ए की बात कर लें तो ए वाला हमें कितना पता चल गया है कि 90 माइनस थीटा है, प्लस जोड़ देंगे ये, इसको देखेंगे तो 90 डिग्री है, प्लस इसमें जोड़ देंगे ये वाला है, इसको क्या लिख सकते हैं हम क्यू ओ ए, क्यू ओ ए बराबर क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये भी तो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 के बराबर, तो ए प्लस इधर वाले छोटा सा जिसको हम क्यू ओ ए लिख सकते हैं, प्लस ये 90 डिग्री क्योंकि ये सीधा लंब है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसको हम उधर भेजते हैं ना, देखो 90 और 90 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस का थीटा और प्लस का क्यू ओ ए बराबर 180 है, तो क्यू ओ ए बराबर ये एंगल ही तो है, क्यू ओ ए निकालेंगे इधर 180 है, ये 180 उधर जाएगा तो माइनस का 180 होगा, और ये माइनस का थीटा उधर जाएगा प्लस का थीटा होगा, तो कोण क्यू ओ ए बराबर माइनस का 180 प्लस का 180 कट जाएगा, बचेगा क्या ओनली थीटा, तो ये क्यू ओ ए कितना आ गया थीटा आ गया। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिटा के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें आई कैसे। ठीक, अब चलिए हम सवाल की तरफ। अगर ये थीटा है, थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, हमें मतलब किससे, देखिए एक तो ए बी दे रखा है और एक पी दे रखा है, इन्हीं तीनों से मतलब होना चाहिए, ए से मतलब है, इस पी से मतलब है, इस बी से मतलब, और किसी से मतलब नहीं है। अगर हम केवल इस त्रिभुज में आ जाए, इस छोटे वाले में जो छोटू है नीचे वाला, इसमें यहाँ थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और 90 के सामने ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण कर लें, लंब बटे कर्ण कर लें, या कर्ण बटे लंब कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा ये थीटा रहेगा। तो कौन सा थीटा बराबर होगा, हम आ जाते हैं इसमें त्रिभुज क्यू ओ बी में, देखिए क्यू ओ बी में, इसमें आ जाएंगे तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लंब, लंब कितना है, लंब कौन सा है ओ क्यू, ओ क्यू का मान क्या है पी, बटे ये कर्ण, कर्ण कितना है ओबी, ओबी का मान क्या है ए, तो दूरी है ए। अब बताइए ये है लंब, ये है कर्ण, लंब बटे कर्ण, हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, साइन कॉस टैन, फिर यहाँ पे
कॉट सेक कॉसेक पर एल ए एल और के ए, ठीक। तो ये लंब बटे कर्ण हुआ। देखो लंब बटे कर्ण यही तो है, लंब बटे कर्ण किस में आएगा, साइन थीटा में, साइन थीटा में। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक। अब थीटा तो थीटा ही है, थीटा तो थीटा ही है, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं क्या है, तो थीटा को हम थीटा रहने देते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, एक मान हम यहाँ पे निकाल के इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक। इस छोटे वाले में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में। इसमें अगर हम देखेंगे तो थीटा यहाँ है, तो इसके सामने का लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा लंब। अब ये लंब होगा, ये कर्ण तो पूरे बड़े वाले के लिए है ना, अब ये 90 है तो इसके सामने ये कर्ण होगा, इस छोटे वाले में। ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, लंब। तो हमें लंब से क्या लेने देना, हमें तो पी और बी से मतलब है जो दे रखा है। तो यहाँ पे हम कर्ण और लंब कर सकते, सॉरी कर्ण और आधार कर सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए ये क्या बन जाएगा, आधार। अब ये लंब पहले वाले के लिए था, फिर से समझिए, इस त्रिभुज में आएंगे तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री है यहाँ, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, तो बच गई, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण कर सकते हैं, या कर्ण बटे आधार कर सकते हैं। तो मान लो हमने आधार बटे कर्ण कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ क्यू में, ए ओ क्यू, इस छोटे वाले में हम आधार बटे कर्ण करें, तो आधार है पी और कर्ण क्या है बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी बटे बी बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम लगाने जा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये वाला पोर्शन मिटा दें, ऊपर 1-2 लाइन मिटा दें कि यहीं पे कर लें। चलो यहीं पे कर लेते हैं, दिख तो रहा ही होगा। हमें एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है। तो हम यहाँ पे मान लिख देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान पता है कि नहीं, साइन थीटा क्या है, पी बटे ए, तो यहाँ हम पी बटे ए लिख सकते हैं, और स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, पी बटे बी, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है, 1 के हैं, ठीक, बराबर 1 के हैं। हम ये फिगर मिटा रहे हैं, ठीक, जगह कम है, फिगर मिटाना पड़ेगा, फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक, ये फिगर मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बटे ए, पी स्क्वायर बटे बी बराबर 1 है। अगर इसमें से हम पी स्क्वायर कॉमन कर लें, बात को समझिएगा, पी स्क्वायर कॉमन कर लें तो बचेगा यहाँ 1 बटे ए, एक बटे ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर कर सकते हैं पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाहर, देखो गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर से 1 में गुणा होगा पी स्क्वायर ही आएगा, ठीक, और यहाँ से पी स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे पी स्क्वायर ही आएगा। तो अच्छा एक्चुअली आप थोड़ा और शॉर्ट में समझिए, वरना आप लोग फंस जाएंगे। हम इन ब्रैकेटों को हटा रहे, ब्रैकेट तो पूरे पे ही है, ठीक, हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर होता है। अब इस पूरे में से पी स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 1 बटे ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा 1 बटे बी स्क्वायर बराबर किसके हैं, 1। बस समझ में आए, पी स्क्वायर दोनों में बाहर हो गया तो ऊपर 1 छोड़ के गया, नीचे ए स्क्वायर, प्लस ऊपर 1 छोड़ के गया, नीचे पी स्क्वायर। ये पी स्क्वायर गुणे में है 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर बराबर इधर 1 है, पी स्क्वायर गुणे में तो यहाँ भाग में आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा पी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर, देखिए 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का था पर अच्छा था, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं खा के बाद गा की तरफ। देखिए अभी लाइट यहाँ पे जा चुकी है, बाकी की जो पार्ट है इसका हम अगले वीडियो में दे देंगे। एक्चुअली ये इसमें कुछ रह गया है शायद,
दो क्वेश्चन इसमें भी रह गया है, तो बाकी को हम अगले पार्ट में बना देंगे, ठीक है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सुबह से मैं कोचिंग पे ही पढ़ा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।